मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ा था। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द भेद पढ़ा था। आज हम लोग उसी क्रम में दूसरा शब्द भेद पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना मीन्स बनावट, जब जो हम शब्द लिखते हैं उसकी बनावट कैसी होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है, देखिए, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जिनके टुकड़े नहीं, अगर हम टुकड़े करेंगे, जैसे फूल है उसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ नहीं हमको मिलेगा, ठीक है। तो प्रचलित किसी सामान्य किसी अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं या रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो आपको परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है। तो जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से रूढ़ शब्द क्या हैं, जैसे देखिए अनपढ़, ठीक है। अनपढ़ एक शब्द है, ठीक है। अनपढ़ नहीं, अनपढ़ तो इसका फूल एक शब्द है और किताब एक शब्द है, ठीक है। तो अगर हम इसको अलग करना चाहेंगे तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये अपना सामान्य अर्थ प्रकट कर रहा है, किसी फूल के बारे में बता रहा है और ये पुस्तक के बारे में, किताब के बारे में बता रहा है। इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। यानी ये रूढ़ है, ये पहले से मान्य है कि किसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर इसको अलग किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो किसी तरह भी ना फू का कोई अर्थ निकलेगा ना ला का। जब दोनों को हम मिलाकर एक साथ ये शब्द लिखेंगे तभी इसका कोई अर्थ निकलेगा। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं कि 2 शब्दों के योग से बने रहते हैं। जैसे प्रधान, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, प्रधान धन मंत्री, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रधान मंत्री। ये 2 शब्दों को यौगिक, योग मतलब होता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़, ठीक है। तो यानी योग का अर्थ होता है जोड़, यानी 2 शब्दों को जोड़ करके जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम यौगिक शब्द। योग का अर्थ होता है जोड़, मैथ में पढ़े हो ना, योग मतलब किसी चीज को जोड़ना। तो यहाँ पर 2 शब्द जोड़ा है, प्रधान को और मंत्री को जोड़ के प्रधान, अन और पढ़ को जोड़ करके अनपढ़ बना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 शब्दों के में से एक शब्द का निर्माण हुआ है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द देखिए आपके बुक में दिए हुए हैं, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द। प्रधान का भी कोई अर्थ होता है और मंत्री का, अन मतलब बिना, पढ़ मतलब पढ़ना। तो बिना पढ़ा हुआ जो रहता है, पढ़ा नहीं रहता है, उसे हम अनपढ़ कहते हैं। प्रधान यानी मुख्य जो होता है वो प्रधान और मंत्री। तो जो प्रधानमंत्री होता है उसको हम, प्रधान का अपना अर्थ है, मंत्री का अपना अर्थ है। यानी 2 सार्थक शब्दों के मेल से जिन शब्दों का निर्माण होता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। 2 सार्थक शब्दों के मेल से प्रधान का भी कोई अर्थ है, मंत्री भी सार्थक है, अनपढ़, दोनों शब्द जो है सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द निर्माण होता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग से, योग में जोड़ से, ठीक है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ। रूढ़ शब्द जो सामान्य अर्थ में प्राचीन समय से प्रचलित आ रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उनको तोड़कर भी हम उनका कोई अर्थ व्यक्त नहीं करेंगे। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक, योग मतलब जोड़ से, 2 शब्दों के जोड़ से उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा शब्द है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हम किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। देखिए
जैसे अ धन छर, ठीक है, ये क्या हो गया अक्षर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें हम योग रूढ़। अक्षर मैं बोली ना कि जो रूढ़ शब्द है उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अलग किया जाए तो भी उसका कोई अर्थ नहीं। तो ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द, जैसे अक्षर, ठीक है। उसके बाद देखिए पंकज, पंकज का क्या अर्थ होता है कमल, पंक धन जल, मतलब पंख यानी कीचड़ में खिला, जो कीचड़ में खिला रहता है, कीचड़ में उसको हम पंकज कहते हैं, कमल को पंकज। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इनमें यौगिक और रूढ़ शब्द दोनों शब्द होते हैं, ठीक है। पंख क्या है, पंख शब्द है, इसका सार्थक शब्द है ना। पंख का अर्थ होता है कीचड़, पता है ना, पंख का अर्थ होता है कीचड़, तो पंख मतलब कीचड़, ज मतलब कुछ नहीं, अक्षर। यहाँ पर देखिए तीसरा शब्द है कमल, क धन मल। तो देखिए कमल का कोई अर्थ नहीं, मल मतलब होता है कीचड़, समझ में आया, गंदा कीचड़ में खेलना। पंख का भी अर्थ होता है कीचड़ और मल का भी अर्थ होता है कीचड़। तो इसमें एक यौगिक शब्द है और एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द में जिनका कोई अर्थ ना व्यक्त हो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे परिभाषा साथ में दी है कि जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो किसी सामान्य अर्थ में प्रकट होते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी फूल किसी चीज के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, उसका नाम है एक चीज का फूल, फूल हमेशा फूल के लिए भी इसका नाम दिया गया। किताब ये जो है रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक शब्द, तो सार्थक शब्द के योग से जो शब्द निर्माण होता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, इसमें एक रूढ़ शब्द होता है और दूसरा यौगिक शब्द होता है। दोनों के मेल से जो शब्द निर्माण होता है उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। योग रूढ़ में देखिए कुछ है आपके ये समास के भी उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे देखिए ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इनमें यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा जिनकी होती है, अर्थात विष्णु भगवान को 4 भुजाएं हैं, इसलिए उनको हम चतुर्भुज कहते हैं। घनश्याम कृष्ण भगवान का भी एक नाम है, घनश्याम। घन मनी बादल की तरह जो काले हैं, श्याम हैं बादल जैसे, वो कौन है, घनश्याम अर्थात कृष्ण भगवान, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ मीन्स गला, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव के लिए ये बोला गया है। हिमालय एक विशेष पर्वत के बारे में है, किसी हर पर्वत को हिमालय हम नहीं कह सकते, एक किसी विशेष पर्वत का नाम है। और गोपाल भी कृष्ण भगवान का ही नाम है। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द, कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वे किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। एक से अधिक अर्थ, जैसे चतुर्भुज है, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात चतुर्भुज को 2 तरह से विग्रह कर सकते हैं, पता है ना। 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, ठीक है। तो ये 2 तरह से हम समास विग्रह किए हैं चतुर्भुज को। उसी तरह नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो शिव के लिए नीलकंठ है। तो यहाँ पे हम लोग रचना के आधार पर शब्द भेद देखें, ठीक है। देखिए जिन शब्दों का हम हमेशा, पहला शब्द है सामान्य, परिभाषिक और अर्थ परिभाषिक। तो पहला है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द में जिन शब्दों का हम बोलचाल में हमेशा प्रयोग करते हैं उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे
ऊपर देखिए सामान्य शब्द का उदाहरण है कि पिता ने पुत्र से कहा बेटा पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान दो। दूसरा है परिभाषिक शब्द। इन शब्दों का अर्थ समझने के लिए स्पष्टीकरण की परिभाषा की आवश्यकता होती है। स्पष्टीकरण के लिए परिभाषा की आवश्यकता होती है। जैसे ऊपर में दिया गया है कि तीसरे वाक्य में रस एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्य व्यवहार के लिए भी किया जाता है और किसी विषय। दूसरा शब्द परिभाषिक है, ठीक है, जिसमें इसको परिभाषा के द्वारा समझाया जा रहा है, वो पारिभाषिक शब्द है। और जिन शब्दों का प्रयोग हम सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं, जिसके स्पष्टीकरण की हमें आवश्यकता नहीं होती है, वो सामान्य शब्द है। और जिसके स्पष्टीकरण के लिए हमें परिभाषा देकर के समझाने की आवश्यकता होती है, वो पारिभाषिक शब्द है। और अर्ध पारिभाषिक शब्द जिनकी परिभाषा स्पष्ट नहीं होती। एक बच्चा दूसरे बच्चे से गन्ने का रस पीकर तो मजा आ गया। अध्यापिका छात्रों से साहित्य में 9 रस होते, ठीक है। ये तीसरा वाक्य जो है अर्ध परिभाषिक है, अर्ध परिभाषिक शब्द ये कहलाते हैं, ठीक है। तीसरे वाक्य में रस एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्य व्यवहार में भी किया जाता है। रस, अगर बोले कि अध्यापिका बोल रही है कि साहित्य में 9 रस होते हैं, ठीक है, तो जो बच्चा रस छंद अलंकार नहीं पढ़ा रहेगा तो सोचेगा पीने वाला गन्ने का रस भी होता है ना, तो सोचेंगे अरे साहित्य में कोई गन्ने का रस भी होता है क्या। तो ये अर्ध पारिभाषिक है, ये स्पष्ट नहीं है, सबको नहीं समझ में आएगा। वो ये उसी को समझ में आएगा जो ये जानेगा कि रस क्या होता है। साहित्य में का व्याकरण का एक पार्ट रस भी है, ठीक है, वही समझ पाएगा। यानी ये अर्ध परिभाषिक है, ये क्लियर नहीं है कि ये रस किसकी बात कर रहा है। तो पहला है जो पहला सामान्य शब्द है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में पापा कहते हैं पढ़ाई करो, खाना खा लो, या जो भी आप उसकी बातचीत होती है। और परिभाषिक है कि टीचर ने कहा कि रस छंद अलंकार या जो भी है संज्ञा सर्वनाम ये हमारे आपके एग्जाम में आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तब कह रही हैं जब पढ़ा रही है टीचर। और अर्ध परिभाषिक शब्द साहित्य में 9 रस होते हैं, तो रस क्लियर नहीं है कि कौन सा। जो रस जानता है, रस पढ़ा है, वही उसी को पता है कि साहित्य में कौन से ये 9 रस होते हैं। बाकी लोग नहीं जानेंगे रस का मतलब, कोई पीने वाला रस भी समझ सकते हैं। अध्यापिका ने छात्रों से कहा कि 9 रस होते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा दूसरे से कहा गन्ने का रस पीकर तो मजा आ गया। यहाँ पर रस 2 तरह का होता है। तो तीसरे वाक्य में रस एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्य व्यवहार में भी किया गया, मतलब सामान्य वाक्य में भी आया है, और दूसरा जो है अर्ध परिभाषिक वाक्य में भी आया है। जहाँ रस का साहित्य के 9 रस बताया गया है, उसमें अर्ध परिभाषिक वाक्य में भी आया है। समझ में आया। पहला सामान्य शब्द जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उसे हम सामान्य शब्द कहते हैं। परिभाषिक शब्द जिसको परिभाषा के द्वारा हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। और तीसरा है जो है अर्ध परिभाषिक शब्द, जैसे कि जो क्लियर नहीं होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो परिभाषित नहीं है अच्छे से, उसे हम अर्ध परिभाषिक शब्द कहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।